हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं साहिल माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नीलकमल कोचिंग क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 खत्म हो चुकी है, पेपर्स आपके खत्म हो चुके हैं और अब आप लोग क्लास 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, 10th क्लास में सबसे ज्यादा स्कोरिंग और टफेस्ट सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। कारण उसका एक ये है कि हम सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, हम मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते। और मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है बच्चे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। ठीक है। और एक बात और है, अगर मेरे सिखाने से भी आपको नहीं आया तो भैया आप सीख ही नहीं सकते। आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर के वेटेज की बात करूं तो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का चैप्टर ये बनता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। देखिए आप लोग, चलिए, आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इन दोनों को ही रियल नंबर्स कहा जाता है। आप लोग एक बार क्लास 9th में नंबर सिस्टम पे आ जाओ, तो नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो यहां पे भी यही चीज है। ठीक है। इस बात को हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर में रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, चैप्टर का ब्रीफ क्या है, वो सब पे हम जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट क्या है। आपको ये चैप्टर दो पार्ट्स में मिलेगा। आज मैं आपको पार्ट 1 की बारे में पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है हमें पढ़ने के लिए। एक बार देखिए आप लोग यहां पर जरा देखिए, ऐसे क्लीन कर देता हूं, एक मिनट। ये बच्चे देखो जरा, सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रियल नंबर, मतलब कि जो 9th क्लास का नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट था उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर क्या है। उसके बाद मैं जानता हूं भूल गए होगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में दोबारा से समझा दूंगा। और फिर यहां पर हम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको आप लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड भी कहते हो, ये ध्यान रखना। फिर हमें सीखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हमें सीखना है रीविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो आज हमें समझना है। तो फिर से मैं वही कह रहा हूं आपसे कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको सीधा पॉइंट पे लेके आएंगे हम। ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, देखिए मैंने सबसे पहले टॉपिक क्या लिया हुआ है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। बेटा क्या लिखा हुआ है, सिंस अवर चाइल्डहुड। अभी आपको अगर ये स्टेटमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट है तो स्टेटमेंट पढ़ लो, नहीं तो पहले मेरी बात सुन लो। अरे बचपन से हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से हम लोग प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि सिंस अवर चाइल्डहुड वी हैव यूजिंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते थे किसमें, नेचुरल नंबर्स में, इंटीजर में, रेशनल में और इरेशनल। हो सकता है शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई हो। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हम बचपन से 4 चीज तो कर ही रहे हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे, और छोटी क्लास में भी क्या, हर बार आपको क्या करना पड़ता है, कभी आपको मैथ्स में प्लस करना पड़ता है, कभी माइनस करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी डिवाइड करना पड़ता है। ये आप जो 4 ऑपरेशन मैथ्स के होते थे, ये कहां पे अप्लाई करते थे, आप नेचुरल नंबर में अप्लाई करते थे, आप इंटीजर में अप्लाई करते थे, आप रेशनल में करते थे, आप इरेशनल में करते थे। हो सकता है बच्चों आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही हो। वैसे तो देखो, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि उनको नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर पता है। लेकिन एक बार मैं आपको क्लास 9th का एक ब्रीफ दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया था। चला एक बार हम ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो हम लोगों ने अरे क्या हो गया बच्चों, एक मिनट। हम लोगों ने हमारी क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था नंबर
सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चे, यहां देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। हम लोगों ने पढ़ा था, एक मिनट सॉरी, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे जितने भी काउंटिंग वाले नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 मैंने 100 लिख दिया, या मैंने 1020 लिख दिया, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर्स। उसके बाद, और नेचुरल नंबर को मैथ्स की भाषा में एन से डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पे एन लिखा होगा तो एन का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। उसके बाद अगला होता था हमारे पास होल नंबर। होल नंबर हमारे पास होते हैं होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अगर हम अपनी काउंटिंग्स को, जो मैंने क्या बोला, अगर हम अपनी काउंटिंग्स को स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम अपनी काउंटिंग्स को 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर हो जाते थे। ये तो याद ही होगा। तो मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर आपको पता है। मैं तो सिर्फ एक आपको याद करवा रहा हूं कि क्या था जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, सॉरी, इंटीजियर्स। बहुत सारे बच्चों को इंटीजियर्स को लेकर डाउट होता है, लेकिन मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि बेटा जो हमारे नंबर्स, जब हम अपने नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिखते थे, जैसे हमने लिख दिया -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे करते करते हम लिखते थे, ये हमारे इंटीजर्स। तो यहां पर ध्यान रखना कि रियल नंबर में जो मैंने अभी आपसे बात करी कि हम मैथमेटिक्स के 4 फंडामेंटल रूल्स लगाते थे, कि या तो हम नेचुरल नंबर को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इन्हीं के अंदर उस पर प्लस डिवाइड करते थे। तो मैं आज यही बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने 5 + 6 किया, कितना आ गया? 11। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने -2, सॉरी, -2 और -6 को मैंने किया तो कितना आ गया? -8। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रियल नंबर्स में हमने यही बात करी है कि हम मैथ्स के 4 फंडामेंटल्स का यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और इसको हम कहां अप्लाई करते हैं? इसको अप्लाई करते हैं हम अपने इसमें, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजियर में, रेशनल में, इरेशनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास 9th का जो आप लोगों ने पढ़ा था आपको याद भी आ गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक बार चलता हूं वापस, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखो बच्चों, अगेन आते हैं अपनी बात पे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे क्या लिखा है कि सिंस अवर चाइल्डहुड वी हैव डूइंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक अ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और इन 4 फंडामेंटल्स को हम लोग अप्लाई करते थे अपने नेचुरल नंबर में, अपने इंटीजर में, अपने रेशनल में, अपने इरेशनल। हो सकता है कि कुछ बच्चों का ऐसे मुंह बन गया होगा कि यार रेशनल इरेशनल सुना हुआ तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, साहिल सर की क्लास है, सारा याद कराएंगे। ठीक है, बस ध्यान देने की जरूरत है। देखो ध्यान नहीं दोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, ध्यान आपको देना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और आपकी कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं, ये चीज ध्यान रख लेना बच्चे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है। और अब इस साल 10th क्लास में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि इन दिस चैप्टर वी विल बिगिन विद अ ब्रीफ रिकॉल ऑफ डिविजिबिलिटी। यहां पर हम डिवाइड करने का एक नया मेथड सीखेंगे, किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। और यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें वही नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल के बारे में पढ़ाया जाएगा और हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी करने का मतलब कि डिवाइड करने का एक नया मेथड सीखेंगे और उस मेथड का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है इतना? और जो मैंने अभी आपको बोला कि हो सकता है आपको रेशनल इरेशनल में डाउट हो, तो जरा इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हट जाता हूं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहली चीज क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ
रियल नंबर। अभी मैंने क्या बोला था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या कहा था यहाँ पर कि मैं आज रेशनल इरेशनल की बात करूंगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर ही क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब आ जाओ इसी पे वापस आ जाओ, ठीक है। देखिए जरा, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, उन्हीं को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। दोबारा आते हैं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप रेशनल इरेशनल नंबर भूल चुके हैं, तो एक बार वापस समझते हैं। देखो बेटा, बेटा रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 7/5 लिख दिया, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 5, तो क्या 5 को मैं रेशनल की फॉर्म में लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए 5 डिवाइड बाय 1, आंसर तो 5 ही आएगा। क्या है ये, रेशनल नंबर। तो बच्चे मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने आप लोगों से कहा कि कोई भी रेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि जिसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि जो आपका ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, ये q वाला जो पार्ट है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो, क्योंकि अगर आपका ये नंबर जीरो के इक्वल हो गया तो फिर तो क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। भाई आप सपोज करो, आप खुद देखो, मेरी बात पे बिल्कुल मत जाओ, आप यहाँ खुद देखो कि मान लीजिए 11 और डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना एक चीज का बच्चे, कि अगर आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, मतलब कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो। तो इतनी बात मैं समझता हूं आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो 5/1 -2/3 बोथ आर रेशनल नंबर। अब आ जाओ इरेशनल नंबर पे आ जाओ। बेटा वो नंबर जो p अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। कि इरेशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय, ये मान लीजिए √5 दिया है, ठीक है, आपको √7 दिया, या आपको मैंने दिया है फॉर एग्जाम्पल 4.33131313 ऐसे चल रहा है एक नंबर, आप इसको कैसे लिखोगे, नीचे कंफ्यूजन है ना। तो जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन शॉर्ट हमें सिर्फ एक ही बात समझनी है बच्चे, कि रेशनल और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बार बार कह रहा हूं कि आपको जैसे नोट्स बनाने होते हैं, ये नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो आप क्या करो, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर हम अगले टॉपिक पे मतलब अगले स्लाइड पे आते हैं। चलिए हम अब अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए अब बच्चे यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट, आप जैसे अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलोगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको सबसे पहले टॉपिक दिखाई देगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस बात को बड़ा ध्यान समझते हैं कि यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन। ये यूक्लिड कौन थे, यूक्लिड ग्रीक पे क्या लिखा हुआ है कि यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन। ये पहले ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग, दैट स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर मतलब कि दो नंबर्स के बीच में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, उसको इन्होंने इन्वेंट किया था। इसीलिए इस मेथड का नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ गया था। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होगी कि सर कोई मेथड बोलता है, कोई लेमा बोलता है, बेटा मतलब एक ही है, मतलब एक ही है। क्या लेमा का मतलब क्या है, देखो, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, जिसका इस्तेमाल हम दूसरी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। और ये जो मेथड है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक री स्टेटमेंट है इस चीज की कि हमें अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड को किस तरह से इजी बनाना है, जो कि हम पिछले लास्ट कई ईयर से करते आ रहे हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 16 को डिवाइड करना है 3 से, तो आप कैसे करते थे, आप ऐसे करते हो, ऐसे करते थे,
तो इसी चीज को हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए, अच्छा, अब हो सकता है आप लोग मेरे से एक बात और पूछो कि सर मैंने कई जगह मैथ्स में ये एलोगरिथम लिखा हुआ देखा है, ये क्या होता है सर, ये एलोगरिथम क्या होता है? ठीक है, एलोगरिथम क्या है? एलोगरिथम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अरे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, देखो समझ जाओगे, 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे। अभी मैंने कहा कि भाई आप 16 को 3 से डिवाइड कर दो, आप 16 को 3 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने का जो स्टेप है, जो वेल डिफाइंड सीरीज के स्टेप है जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज एल्गोरिथम। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इस बात को आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे कि व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है। बेटा मान लो मुझे 16 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे करते हैं डिवाइड, देखेंगे एक बार कि हमने क्या करा। 16 को 3 से डिवाइड किया, तो हमने 3 का टेबल किया, 3 5 जा 15, कितना आ गया? ये बात समझ आ, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से बेसिक डिवाइड है, आपने समझ गए। जो ये वाला पार्ट होता है इसे डिविडेंड कहा जाता है, जो ये होता है इसे डिवीजर कहा जाता है, जो ये होता है ये क्यूशेंट होता है, और जो ये होता है ये रिमाइंडर। बात को समझ नहीं याद रहा तो आप यहां पे देख लो, 16 इज अवर डिविडेंड, 3 इज अवर डिवीजर, 5 इज अवर क्यूशेंट एंड 1 इज अवर रिमाइंडर। ये बात तो समझ आ रही है, यहां तक प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, अब यूक्लिड डिवीजन ने क्या करा, इसी बात को एक स्टेटमेंट में लिख दिया। क्या कहा उन्होंने कि हमारा जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। कि उन्होंने इस स्टेटमेंट को इन्वेंट किया, और इस बात को हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर। आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी मैथ्स में कुछ इस तरीके से है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का मतलब बेटा रिमाइंडर ही है, देखो ध्यान रखना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ई क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे किया, जहां पर हमारा रिमाइंडर, बेटा जहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, हमारा रिमाइंडर यहां पर जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 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 वो हमारे इस वाले डिवीजन वाले पार्ट से हमेशा छोटा हो। ये बात समझ, इतनी बात समझ आ गई? ध्यान कि हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन मेथड में एक नए तरीके से डिवाइड को करना सीखेंगे। तो नोट में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, नोट में क्या लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन एक टेक्निक होता है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ ऑफ टू गिवन इंटीजर, ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में डिवाइड की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने की जो टेक्निक होती है उसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे को लिख सकते हैं, तो हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमसे पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, या अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में या किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो देखो बच्चों, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं आपके आंसर्स भेज दूंगा आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए आपके जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो बच्चों। फिर हम अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब अगली चीज क्या है, अगला कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग देखते हैं एक बार। देखो मैंने जो आपसे बोला, मैंने अभी आपसे कहा कि यूक्लिड डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में डिवाइड की हेल्प से एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर यही बात समझते हैं कि लेट्स सी हाउ इट्स वर्क, कि कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके टीचर ने आपको 2 नंबर दिए, कोई भी 2 नंबर दिए, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए, ध्यान से सुन लेना, सुन लो ध्यान से, कि आपके टीचर ने, आपके पापा ने, आपके भाई ने, किसी ने भी आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए।
और ये बोला कि भाई आप इसमें मुझे एचसीएफ बताओ कि इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड। आपको करना कैसे है कि बेटा मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और जो ये बचा हुआ पार्ट है ये मेरी आंसर शीट है। मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो एक बार, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आंसर लिखा, यहां पे मैंने लिखा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड या लेमा मेथड, मैंने यहां लिख दिया। अब क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है मैथ्स में, ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला। जहां पर अब इसमें कौन A है कौन B है ये कंफ्यूजन होती है ना, तो आप क्या करोगे, आपका A B से हमेशा बड़ा होगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये भाई साहब 455, ये बड़ा है, तो आप यहां पर इसको लिख दोगे 455 हमने लिख दिया। इक्वल टू का इक्वल टू और बी क्या है सर, बी है 42, बात समझ गए। अब क्यू का मतलब क्यूशियंट है और आर का मतलब रिमाइंडर है। अब क्या करो आप अभी, क्योंकि हम आपको पहली बार सिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहली बार सीख रहे हैं आप लोग, तो आप इसको रफली एक बार रफ में यहां आ जाओ, आप नॉर्मल डिवाइड कर लो, नॉर्मल। ये लो, मैं इसको नॉर्मल बच्चों की तरह डिवाइड करता हूं। मैंने क्या करा, मैंने 42 को इससे डिवाइड करने की कोशिश करी, तो मैंने इसको 10 टाइम्स ले लिया, ये कितना आ गया 420, रिमाइंडर कितना आ गया 35, आ गया 35। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या करना है, ये हमारी Q की वैल्यू आ गई, ये हमारे R की वैल्यू आ गई, दैट इज अवर Q एंड दैट इज अवर R। तो आपको क्या करना है कि जब मैंने इसको 10 टाइम्स किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 35। बात समझ रहे हैं। अब ये ध्यान रखना कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आप इस क्वेश्चन को भी करते रहेंगे। हमारी एक स्टेटमेंट आ गई। अब आपको करना क्या है, आप इसको भूल जाओ, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये चीज हम भूल जाएंगे। अब आपको देखो, मैं यहां पे आपकी हेल्प के लिए आपको इसमें और इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सेम ये यूक्लिड डिवीजन मेथड की हेल्प से आपको फिर से डिवाइड करना है। आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करा, आपने लिख दिया 42 इक्वल टू, आपके दोबारा लिख देता हूं, आपने लिख दिया 42 इक्वल टू 35, ठीक है, 42 इक्वल टू 35 लिख दिया। अब आप सेम वही मेथड करेंगे जैसे मैंने भी पढ़ाया था। अच्छा देखो, ये हैबिट तब तक डालो जब तक आ नहीं रहा, जब आपको हैबिट पड़ जाएगी तो ये बार बार ड्रामा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको 42 को 35 से डिवाइड करना है। सेम वही चीज, क्योंकि इसमें कौन सा बड़ा था, 42 बड़ा है 35 छोटा है, इसलिए 42 ए की जगह पे आ गया, 35 बी की जगह पे आ गया। अब 35 बन जा 35, रिमाइंडर कितना बच गया 7। ओहो, सॉल्व होना बाकी है, तो इसका मतलब 35 बन जा 35 और रिमाइंडर कितना आ गया 7। इसका मतलब ये भी डिवाइड हो चुका, ये भी डिवाइड हो चुका। अब इसका मतलब कौन से दो नंबर हैं, अब हम पे आ गया है 35 इक्वल टू 7। अब बताओ क्या 7 की टेबल में, अब मुझे बताओ क्या 7 की टेबल में 35 आता है, सर बिल्कुल आता है। 7 5 जा 35, 5 जा 35, तो कितना आ गया 0। यहां पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 35, 7 को 5 से किया 35 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमने इस सिंपल ट्रिक की मदद से ये निकाल लिया कि इन दो नंबर का एचसीएफ क्या है बच्चे, इन दो नंबर का एचसीएफ ये वाला पार्ट होता है, किससे डिवाइड होगा, तो बात समझ आ गई। हो सकता है कुछ बच्चों को बात समझ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप चेक कर लो कि ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों के दोनों 7 से डिवाइड हो सकते हैं, आप चेक कर लो। और यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमें यही सिखाया गया है कि हम दो नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको समझ आ गया होगा।
आप लोग क्या करेंगे, खुद खुद अपने आप, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि मैं आपसे अगर कहता हूं कि 84 एंड 6, 84 एंड 6 यूक्लिड डिवीजन मेथड की हेल्प से इसका आंसर बताइए कि इसका क्या एचसीएफ आएगा। ठीक है, इसी मेथड से, ये आपको खुद करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे करके दिखाना है, मतलब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, टाइम थोड़ा सा हम पे कम है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे स्लाइड पे चलते हैं अब। ठीक है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम वापस आते हैं। देखिए आप लोग, अब यहां पर एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड में किस तरह के क्वेश्चन हम आते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको अक्सर स्कूल में पढ़ाया जाता है और आपको हम लोग इसको पढ़ाएंगे भी। क्या मतलब है, इस बात को समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा एक बार, देखिए आंसर। पहले काम क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है कि अ स्वीट सेलर, मिठाई बेचता है, ठीक है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। एक मिठाई वाले के पास 420 काजू बर्फी है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ काजू बर्फी। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। 420, और ऐसे ही इसके पास 130 बादाम बर्फीज हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट कि टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फी। क्वेश्चन पे ध्यान देना, कई मुंह में पानी वानी आने लगे, हो काजू बर्फी की बात हो रही है, काजू कतली दिवाली पे भी। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहा है कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 130 130 उस पे बादाम बर्फी। अब क्या चाहता है ये स्वीट सेलर, क्या चाहता है, she wants to stake them in such a way that each stake has the same number। stake का मतलब बेटा ढेर होता है, stake का मतलब ढेर होता है, देखा है ना, ऐसे वो ढेर लगा के रखते हैं मिठाई वाले, ऐसे, ये काजू के लिए, ये बादाम के लिए। अब इसने बोला कि she wants to stake them in such a way that each stake has the same number that they take up the least area of a tray। अब आपने देखा होगा ये मिठाई जो है एक ट्रे में तैयार होती है, ऐसे ट्रे के अंदर ही तो होती है। तो वो चाह रहा है कि हम एक स्टेक में कम से कम, एक ढेर में कम से कम कितनी मिठाइयों को रखा जाए ताकि हम ट्रे का लीस्ट एरिया कवर कर सकें। तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टेक, की मतलब एक ढेर में हम कम से कम कितनी बर्फी रख सकते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में ये हिंट है आप लोगों के लिए कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे मैक्सिमम कहा जाए, मैक्सिमम, तो इसका मतलब वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, वो एचसीएफ पूछ रहा है। अब ध्यान समझेंगे हमें करना कैसे है। ठीक है, मैं इसको जरा एक मिनट रब कर रहा हूं, ठीक है, यहां से हटा रहा हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर वो आपसे मैक्सिमम की बात करेगा तो वो आपसे एचसीएफ की बात कर रहा है। अब करना क्या है, हमें हमें लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जहां पर, और एक बात लिख देना, या चलो छोड़ो मत लिखो, टीचर वैसे इतना डिमांडिंग नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब करना कैसे है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे जरा। देखो, मैंने आपसे क्या बोला, हम पे दो डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट है हमारे पास, हम पे एक 420 है और हम पे एक 130। अब मैंने आपको बोला था आपका ए कौन होता है, आपका ए इन दोनों में जो ग्रेटर होता है, मैंने क्या बताया था अभी, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। आई एम सॉरी ज्यादा ही मिट गया बच्चों। एक बी, तो इसका मतलब क्या होगा, 420 को डिवाइड करना है 130 से। अब खुद देखो, 130 का टेबल पढ़ो, 130 1 130, 130 260, 133 390 और 4 आ जाएगा 520, तो ये ज्यादा हो गया।
तो 130 को अगर मैं 4 से कर देता हूं तो कितना आ गया 390। कितना आ गया, मैं एक बार यहाँ पे रफ में कर दूं आप लोगों के लिए, देखो जरा यहाँ पे एक बार रफ में देख लो, हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो। टीवी तो ऐसे कर लो, ऐसे कि जब मैंने 3 से करा तो कितना आ गया 390। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बच गया 30। तो आपको क्या करना है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया बच्चे, 3 से, सॉरी वरना वरना मत वही जाती है। तो जब मैंने 130 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। इसलिए अब मैं बार बार इस चीज का यूज नहीं करूंगा, बार बार नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए अब क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर लिया है और मेरे को अपना रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो अब आपको ध्यान देना है कौन से क्वेश्चन, कौन सी डिजिट पे ध्यान देना है, मैं दोबारा आ रहा हूं। आपको ध्यान देना है इस पे और इस पे। अब इनकी हेल्प से चेक करना है आपको एचसीएफ। देखो बच्चों, अब इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, सर 130 बड़ा है और 30 छोटा है। तो 130 इक्वल टू 30, फिर से टेबल पढ़ो, 31 से 30, 32 जा, ऐसे करते करते क्या आ जाएगा 34 जा 120, 34 जा 120। अरे बेटा 130 में से 120 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सर रिमाइंडर बच गया 10, रिमाइंडर बच गया हमारा कितना 10। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, तो अब 30 और 10 की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। 30 इक्वल टू 10, अब आंसर आ गया। अब हमारा आंसर आ गया कि 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 आ गया। अब आप देखो कि 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर वो ये जानना चाहता है कि मैं एक स्टेक में मैक्सिमम कितनी बर्फीज रखूं, तो हमारा आंसर आ गया एचसीएफ इज 10, एचसीएफ इज 10, कि उसको एक स्टेक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज 10 रखनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बताइए क्या है, मैंने आपसे अभी क्लास स्टार्ट करते ही बोला कि क्लास 10th का सबसे टफेस्ट और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स। मैथ्स में कारण क्या है, एक तो आप लोगों का एनसीईआरटी पे फोकस नहीं होता, आप बस पीछे लगे रहते हो कि सिलेबस पूरा हो जाए, सिलेबस 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 पूरा हो जाए, उसके बाद हमें कौन सा सैंपल पेपर खरीदना है, बस इस चीज पे आप लगे रहते हो। सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आप कितना प्रैक्टिस में हो, आपने इस क्वेश्चन की, इस तरह के कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपने कई सारे चीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, बेटा आपके नंबर अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता। बट क्या है, हम लोगों को आलकस भरा पड़ा है, हम लोग आलकस ही बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेजी बहुत ज्यादा हो गए हैं, बस जो करेंगे साहिल सर कर देंगे, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो भाई साहिल सर आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन आप भी तो अपनी जिम्मेदारी लो। मेरा काम है आपको पढ़ाना, मेरा काम है आपको सिखाना। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैंने आपको ये बोला कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, और आज इस वाली वीडियो में, आज वाले पार्ट में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम अगली वीडियो पे भी आएंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से, बेटा हम लोगों ने एक चीज, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। जैसे कि अब आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चे 10th 11th 12th ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग अभी आपको इस समय मैथ्स और अकाउंट्स इसकी क्लासेस दे ही रहे हैं, साहिल सर आपके साथ बैठे ही हैं। आप हमारे साथ एक नए टीचर हैं जिनका नाम है तरुण कुमार जी। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिस दिन से हमारा ये कोचिंग शुरू हुआ था उस दिन से वो हमारे साथ हैं। तो अब उन्होंने भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक क्या था, तरुण जी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे जिसकी वजह से वो क्लास दे नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आपकी क्लासेस को, कौन सी क्लासेस, मैथ्स अकाउंट्स के साथ आपको अब इको, आई एम सॉरी, ठीक है एक मिनट बेटा, ठीक है, इको और बिजनेस, ये दोनों की सब क्लासेस अब तरुण सर आपकी ऑनलाइन लिया करेंगे, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब एक बार आप तरुण सर से मिल लीजिए। तरुण सर आइए एक बार आप। तो बच्चों अब सबसे पहला काम क्या करना है, क्या कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो
सर बहुत बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं। और अब अकाउंट्स और इको, सर अकाउंट्स तो पढ़ा ही रहे थे आपको, आपका बीएस और इको को लेकर भी अगर कोई डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा। अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स और आपकी टॉप पे लेके जाना है, और उसके लिए एक काम करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अच्छे कमेंट करने हैं, बढ़िया कमेंट करो, ठीक है। तो अब साहिल सर आप ठीक है बच्चों, तो अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है इसको आप सॉल्व जरूर करना। ओके, बाय बाय।